साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं या कम से कम फासला बढ़ाते जा रहे हैं। कांग्रेस के दो और हलीफों ने अपने तेवर दिखाए हैं। एनसीपी रहनुमा प्रफुल्ल पटेल ने नरेंद्र मोदी को एसआईटी से मिली क्लीन चिट की हिमायत कर कांग्रेस को इशारा किया है कि उनके पास दूसरा मुतबादिल भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि एनसीपी के लिए मरकज का इख्तियार उतना अहम नहीं है जितना महाराष्ट्र का। वहाँ बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद की बढ़ती ताकत को देखकर एनसीपी ने अभी से पोजीशनिंग शुरू कर दी है। ये भी कहा जा रहा है कि रियासत में इलेक्शन से पहले एनसीपी और कांग्रेस का इत्तेहाद खत्म हो सकता है। लोकसभा इलेक्शन के बाद दोनों अलग हो जाएंगे और असेंबली इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। इंतखाबात के बाद एनसीपी किसी नए इत्तेहाद में शामिल हो सकती है। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। कहा जा रहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला हफ्ते को इस्तीफा दे सकते हैं और लोकसभा के साथ ही असेंबली के इंतखाबात कराए जा सकते हैं। दोनों ही पार्टियां इस बार अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। कांग्रेस के एक रहनुमा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला एनडीए हुकूमत में वजीर थे और गुजरात फसादात के वक्त भी वजीर बने रहे थे। कांग्रेस के 4 हलीफ डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेवीएम और एमआईएम ने पहले ही कांग्रेस से किनारा कशी अख्तियार कर ली है। 3 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग होने वाली है। कहा जा रहा है कि उस दिन पार्टी के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मुजव्वजा मीटिंग के लिए कई रियासतों से नामों का पैनल नहीं आया है, लेकिन जराये का कहना है कि उस दिन के इजलास में 4 रियासतों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कुछ छोटी रियासतों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। हिमाचल प्रदेश, गोवा, अंडमान और दिल्ली के नामों का पैनल बना हुआ है। हालांकि दिल्ली में पार्टी अभी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने का इंतजार करेगी। दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार तय हैं। आप के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाए तो बीजेपी अपनी फहरिस्त जारी करेगी। पार्टी जराये का कहना है कि पार्टी के कद्दावर लीचान की सीटों के बारे में भी 3 फरवरी को फैसला हो सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत ऐसे कई लीचान के नाम जेर बहस है जिनका लड़ना तय बताया जा रहा है। उनके नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पार्टी ये कंफ्यूजन खत्म करने की कोशिश करेगी कि सीनियर रहनुमा लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। इनके अलावा कुछ और रियासतों के उम्मीदवारों की फहरिस्त और तालमेल को लेकर भी 3 फरवरी को गौर किया जाएगा। अब आज की ताजा सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर हैं। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की वजीर आजम मनमोहन सिंह से की गई अपील के 2 हफ्ते के बाद आज मरकजी कैबिनेट ने 1 साल में मिलने वाले सस्ते सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। 1 अप्रैल से ये फैसला नाफिज होगा और उससे पहले बचे हुए 2 महीने में भी 2 सस्ते सिलेंडर दिए जाएंगे। वजीर आजम मनमोहन सिंह की सदारत में हुई कैबिनेट की मीटिंग में पेट्रोलियम की वजारत की इस तजवीज को हरी झंडी दे दी गयी। इससे पहले 17 जनवरी को कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल गांधी ने कहा था कि मोहतरम वजीर आजम साहब, मुल्क की खवातीन का किचन का काम 9 सिलेंडरों से पूरा नहीं होता है, उनको 12 सिलेंडर दिए जाने चाहिए। उनकी इस अपील के फौरन बाद पेट्रोलियम के वजीर वीरप्पा मोइली ने इशारा कर दिया था कि हुकूमत इस अपील पर कार्रवाई करेगी। सस्ते रसोई गैस सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने से मरकजी हुकूमत की सब्सिडी 5,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। अभी हुकूमत एलपीजी सिलेंडरों पर 46,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना रियासत बनाने की तजवीज को असेंबली ने खारिज कर दिया है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने खुद रियासत की तकसीम की मुखालफत करने वाली तजवीज असेंबली में पेश की, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। इसके बाद ऐवान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गयी। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जानिब से असेंबली को भेजे गए आंध्र प्रदेश असर-ए-नौ तश्कील बिल को अपनी राय के साथ वापस भेजे जाने की आज आखिरी तारीख थी। करीब 1 महीने से इस बिल पर असेंबली में बहस चल रही थी और 100 के करीब असेंबली अरकान ने इस पर अपनी राय रखी थी और वजीर आला ने तमाम असेंबली अरकान की राय के लिए मुतय्यना मुद्दत बढ़ाए जाने का मुतालबा किया था, लेकिन वक्त में इजाफा नहीं किया गया तो आखिरी दिन तकसीम की मुखालफत की तजवीज मंजूर कर ली गई। इस तजवीज में सदर जमहूरिया से कहा गया है कि वो इस बिल को पार्लियामेंट में न भेजें, क्योंकि इस बिल में कई तरह की खामियां हैं। इसमें कहा गया है कि रियासत की तकसीम बिना किसी की रजामंदी के और बगैर किसी वजह से की जा रही है। इससे पहले रियासत के 157 असेंबली अरकान ने तजवीज के खिलाफ हलफनामा दिया था। असेंबली के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने बताया कि इससे अलग रियासत बनाने की कोशिशों पर कोई असर नहीं होगा।
राष्ट्रीय जनता दल से कांग्रेस में गए मुजिमाना शबीह वाले रुकने असेंबली आसिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा किया। केजरीवाल ने अपनी हुकूमत की 1 माह की कामयाबियां बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के रुकने असेंबली पहुंच गए और उन्होंने बटला हाउस में हुए तसादुम की SIT जाँच किए जाने का मुतालबा किया। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि बटला हाउस तसादुम के मामले में अदालत का फैसला आ चुका है और हुकूमत अदालत का एहतराम करती है और इसकी जाँच के लिए SIT नहीं बनाई जाएगी। इसी मसले पर आसिफ मोहम्मद खान ने हंगामा किया। सिक्योरिटी दस्तों ने उनको रोका तो वो नारेबाजी करने लगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर झूठे वादे करने के इल्जाम आयद किए और आपको रेडियो झूठिस्तान करार दिया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत दिल्ली के लोगों को धोखा दे रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने अपनी कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने बदउनवानी के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। कांग्रेस व UPA सरबराह सोनिया गांधी ने बिहार के किशनगंज में आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच का इफ्तिताह किया। उन्होंने सभी को तालीम के अख्तियार पर जोर देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर हमला किया और कहा कि इन दिनों एक नजरिया मुल्क को बांटने का चल रहा है। सोनिया गांधी ने मरकज की UPA हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि मरकज ने बिहार के तरक्की में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। सोनिया गांधी के इफ्तिताह के मुकाम पर पहुंचने से पहले वहां मौजूद लोगों के दरमियान जबरदस्त हंगामा भी हुआ और 2 गिरोहों के बीच जमकर कुर्सियां चली। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मुल्क भर में अपने दम पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही एक वफाकी मोर्चा बनाने की भी अपील की है। उन्होंने कोलकाता में एक बड़ी रैली मुनक्किद करके अपने लोकसभा इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है, BJP के खिलाफ है, लेफ्ट के खिलाफ है और बदउनवानी के भी खिलाफ है। ब्रिज परेड ग्राउंड की बड़ी रैली में ममता ने कहा कि मुल्क में वाहिद मुतबादिल तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी ने BJP के साथ किसी भी किस्म के इत्तेहाद की खबरों को मुस्तरद करते हुए BJP पर हमला किया। उन्होंने बिना BJP का नाम लिए कहा कि वो ऐसी हुकूमत नहीं चाहती जो फसादात कराने वालों की हौसला अफजाई करे। मरकजी वजीर खजाना P चिदम्बरम ने बदउनवानी के मसले पर UPA हुकूमत का दिफा किया है। उन्होंने कहा है कि बदउनवानी है लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि UPA हुकूमत की मिकात में बदउनवानी बढ़ी है। अपने एक इंटरव्यू में चिदम्बरम ने कहा कि आईनी इदारों की वजह से ऐसी सोच पैदा हुई है कि मुल्क में बदउनवानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि कई वाकयात को आईनी इदारों ने काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है जिसकी वजह से ऐसी सोच पैदा हुई है। चिदम्बरम ने इशारों में CAG और अदलिया पर सख्त तनकीद की और कहा कि UPA की मिकात में हालात बिगड़े नहीं हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। पहले छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा करता था, लेकिन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने मुझ जैसे को स्किल्ड वर्कर बनाया और हमारी गरीबी दूर हुई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रयासों से हम शहरी गरीबों को रोजगार के नए नए साधन मिले। हमने काम करने के कुशल तरीके सीखे और आज अपने धंधों को जमाया। पहले हम सब घरों में साफ सफाई और खाना बनाकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती थी, लेकिन भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रेरणा से हमने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और फिर ये काम शुरू किया। इस ग्रुप में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने ग्रुप की महिलाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से लोन देते हैं।
और बैंक भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। अपने काम में कुशल होना गरीबी से लड़ने का एक अचूक हथियार हो सकता है और यही सरकार के इस मिशन का पहला मकसद भी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मिशन 1 लक्ष्यानेक। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। रुको। सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बोल्ड। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वे घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस पार्टी अमेरिका में सदर का उम्मीदवार तय करने के लिए होने वाली पार्टियों के प्राइमरी की तर्ज पर मुल्क भर में 15 उम्मीदवार तय करेगी। यानी पार्टी के कारकुनान से राय लेकर उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा। अमेरिका में मौजूदा सदर अगर दोबारा इलेक्शन लड़ता है तो ये प्राइमरी नहीं होती है, यानी उसकी उम्मीदवारी तय मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस में मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट के नाम पर कारकुनान की राय ली जाएगी। सवाल है कि जहां पार्टी का ऐसा मेंबर पार्लियामेंट है जिसकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है, वहां कारकुनान की राय लेने का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर चांदनी चौक में कपिल सिब्बल, करोल बाग में कृष्णा तीरथ या मध्य प्रदेश के मंदसौर में राहुल गांधी के करीबी मीनाक्षी नटराजन का फिर से इलेक्शन लड़ना तय है। लेकिन इन सीटों पर कांग्रेसी कारकुनान की राय ली जाएगी। नतीजे सबको पहले से पता हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के तय एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। उनके बयानात और कामकाज पर पार्टी या तो बहुत मुहतात तरीके से रद्द अमल जाहिर करती है या फिर उनको नजरअंदाज कर रही है। केजरीवाल ने म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी के एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान इस वक्त एक बेवकूफ और कातिल के बीच फंस गया हुआ दिखता है। उनका वाज़ेह इशारा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जानिब था। बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बनाया और जमकर केजरीवाल पर नुक्ताचीनी की। बीजेपी ने कहा कि उनको सोच समझकर रद्द अमल जाहिर करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के तय ऐसे काबिल एतराज तबसरे के बावजूद कांग्रेस ने केजरीवाल को कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह राहुल गांधी ने माना कि दिल्ली के फसादात में कांग्रेस के कुछ रहनुमा शामिल थे। उसके 2 ही दिन बाद केजरीवाल ने फसादात की जांच के लिए SIT बनाए जाने की बात कही। इस पर भी कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा कि उसको जांच से कोई एतराज नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि सबसे गंभीर खतरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से है। इसमें सब्जियों व फलों के दाम में गिरावट के बावजूद ऊंचाई है। जाहिर है कि वृद्धि दर बनाम मुद्रास्फीति की बहस में राजन पहले मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के पक्ष में है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने सभी को हैरान करते हुए रवा माली साल की तीसरी सहमाई के क्रेडिट तज्जिए में पॉलिसी से मुतालिक शरहों को बढ़ा दिया है। उन्होंने लगातार तीसरी बार 1/4% का इजाफा किया। इससे ठीक पहले गुज़िश्ता महीने इन्फ्लेशन के आदादोशुमार सामने आए थे और काफी अरसे के बाद इन्फ्लेशन की शरह गिरकर 7% के नीचे आई थी। हालांकि 7% के आसपास का आदादोशुमार भी मामूली नहीं है, क्योंकि इससे पिछले साल महंगाई की शरह काफी ऊंची रही है, जिसकी बुनियाद पर इस साल का तज्जिया किया जा रहा है। बावजूद इसके महंगाई की शरह 7% से नीचे आने पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि रिजर्व बैंक शरह सूद में तखफीफ करेगा, लेकिन मामला इसके उलट हुआ। रघुराम राजन ने महंगाई को सबसे बड़ी फिक्र बताते हुए शरह सूद को बढ़ा दिया। उन्होंने गुज़िश्ता साल जब कामकाज संभाला था तब अपनी पहले तज्जियाती रिपोर्ट में भी शरह सूद में इजाफा किया था। उसके बाद से ही वो भी पुराने गवर्नर डी सुब्बाराव के तर्ज पर तरक्की की शरह की फिक्र को दरकिनार करके महंगाई की फिक्र में दुबले हुए चले जा रहे हैं।
रघुराम राजन का कहना है कि अगर वो रवा माली साल के आखिर तक महंगाई को 8% के नीचे रखने में कामयाब हो गए तो उसके आगे शरह तरक्की में मुस्तकिल तेजी आ सकती है। वो एक तरह से इन्फ्लेशन की शरह को मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में शरह तरक्की मुतासिर हो रही है। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि बैंकों के पास नकद रकम का तसलसल बढ़ा है, इसलिए वो पॉलिसी से मुतालिक शरहों में इजाफे के बावजूद सारिफीन को दिए जाने वाले कर्ज की शरह सूद को नहीं बढ़ा रहे हैं। बहरहाल रिजर्व बैंक की असली फिक्र महंगाई की शरह है। अभी शरह तरक्की की फिक्र करने का कोई मतलब सियासी लीजान को भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वजीर खजाना पी चिदम्बरम या वजीर आजम के इक्तसादी मुशीर काउंसिल के सरबराह सी रंगराजन ने इस पर ज्यादा फिक्र नहीं जाहिर की है। शरह तरक्की के आदाद शुमार अभी नहीं आने वाले हैं। रवा माली साल के आदाद शुमार के बारे में हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि ये 5% के आसपास रहेगी, इसलिए उसे बढ़ाने के लिए अभी फिक्र करने की कोई जरूरत समझ में नहीं आ रही है। इंतखाबी साल में शरह तरक्की के बजाय महंगाई की फिक्र समझ में आती है, जिसके आदाद शुमार हर हफ्ते और हर महीने सामने आते हैं। गुज़िश्ता दिनों उर्जित पटेल कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक को शरह तरक्की के बजाय महंगाई की शरह की फिक्र करनी चाहिए, और वो भी सार्फिन कीमतों के इंडेक्स पर मुनहसिर महंगाई की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। थोक कीमत इंडेक्स में तो महंगाई की शरह एक डिजिट में आ जाने के बावजूद खाने पीने की चीजों की महंगाई शरह ऊंची है। इसका सियासी असर बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए अगर हुकूमत और रिजर्व बैंक दोनों महंगाई की शरह की फिक्र में पॉलिसी से मुतालिक शरहों में इजाफा कर रहे हैं तो उसका सबब समझ में आता है, लेकिन एक हद के आगे तरक्की को रोकने वाली क्रेडिट पॉलिसी मईशत की सेहत को भी बिगाड़ सकती है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मौद्रिक नीति पर चर्चा करेंगे। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे वो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। सलाम मेम साहब। वालेकुम। तुम इतनी जल्दी? हाँ दीदी। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है सना। आज स्कूल नहीं गई? नहीं दीदी, अब ये स्कूल नहीं जाती। मेरी अकेली की कमाई से घर नहीं चलता। पढ़ाई तो दूर की बात है। पर ये तो 7वीं में अच्छे मार्क्स लाई थी। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को प्री मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। हर बच्चे को अधिकार मिले, शिक्षा दीक्षा प्यार मिले, भावी भारत शिक्षित हो, बच्चों का सपना रक्षित हो। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
रघुराम राजन जब से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं, उनकी हर मौद्रिक नीति समीक्षा से बाजार को झटका लगा है। उन्होंने भी महंगाई को विनाशकारी बीमारी करार दिया है। उसी अनुसार उनकी थेरेपी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान हैं। आनंद जी, रिजर्व बैंक के गवर्नर बदल गए और उसके सब बाद में 2-3 बार उन्होंने आर्थिक समीक्षा, मौद्रिक समीक्षा भी कर डाली, लेकिन वही का वही कि मुद्रास्फीति का संकट है, इसलिए कोई नीतिगत खास बुनियादी परिवर्तन नहीं है। लगातार ये सिलसिला चल रहा है। आखिर क्या ये नहीं लगता कि अब ये चुनाव तक ऐसे ही चलेगा और चुनाव तक का वो भी इंतजार कर रहे हैं, आरबीआई भी? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि रघुराम राजन लगातार लोगों को सरप्राइज कर रहे हैं, चौंका रहे हैं। और पिछले 5-6 महीने में जब से वो बने हैं, उन्होंने 3 बार रेपो रेट बढ़ा दिया और वो 8% पहुंच गया। हालांकि अब ये लोग कह रहे हैं कि एक आखिरी बढ़ोतरी थी, लेकिन उन्होंने अभी भी ये कहा है, उनके पिछले कुछ दिनों में जो बयान आए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन एक विनाशकारी बीमारी है। उन्होंने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही और बहुत ही इंटरेस्टिंग कही कि मैं न हॉक हूं और न मैं डोव हूं, मतलब न मैं तो कपोत हूं और न ही मैं एक तरह से बाज हूं, मैं उल्लू हूं। और जब सब लोग आराम कर रहे हैं तो मैं सतर्कता से चौकस हूं। तो ये एक तो बात है कि जिससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं, है। लेकिन सचमुच में क्या है, क्या ये मामला? मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं कि कई चीजें जैसे ये है, मौसमी है, सीजनल है, तमाम तरह का कुछ न कुछ चक्र चलता है, लेकिन ये उनकी चिंता की वजह ये है कि ये मौसमी नहीं है, बल्कि जो अभी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी इसी इशू पर, उसने सलाह दिया है कि हमें अब जो थोक मूल्य सूचकांक है उस पर आधारित मुद्रास्फीति को नहीं देखना चाहिए, बल्कि कंज्यूमर वाली प्राइस इंडेक्स पर जो मुद्रास्फीति है उसको देखना चाहिए। और वो अभी भी 9.5% के आसपास है। और इन्होंने जो उर्जित पटेल कमेटी ने जो टारगेट किया है, उस टारगेट के मुताबिक इनको 2015 जनवरी तक इसको 8% से नीचे लाना है, और उसके बाद इनको 2016 तक इन्होंने टारगेट किया कि 6% लाना है, और उसके बाद ये 4% के अंदर उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लाना चाहते हैं। नहीं तो वो लाना चाहते हैं। ये जो है ना, ये बहुत ही लंबा चक्कर जो चल रहा है, और उसमें बाकी दुनिया में या सब जगह भले इकोनॉमी बदल रही हो, लेकिन अपने यहाँ वही ढाक के 3 पात वाली लगातार स्थिति बनी रहे, कारोबार मंदा रहे, उद्यमी परेशान रहे, प्रोजेक्ट महंगे होते जाए। यहां तक हालत हो गई है कि पिछली बार आपने देखा होगा कि जब रेड्डी थे तो उस समय तो हालत ये हो गई कि चिदम्बरम ने कहना शुरू कर दिया कि हम बिना रिजर्व बैंक के भी अब ग्रोथ की पॉलिसी पर आगे बढ़ेंगे, और हमने मान लिया कि उनका इन्फ्लेशन टारगेटिंग ही उनका मुख्य उद्देश्य है, वो ग्रोथ को ध्यान नहीं दे रहे। इन्होंने भी कहा कि यहां बात सही है कि ग्रोथ गिर रही है। उन्होंने बल्कि अपनी जो समीक्षा में कहा भी है कि इस बार तीसरी तिमाही में ये 5% से भी नीचे जा सकती है, जो पिछले 10 साल में सबसे खराब प्रदर्शन है अर्थव्यवस्था का। लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमें इन्फ्लेशन के अलावा फिलहाल ग्रोथ को कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए हम सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, लेकिन तो इन्फ्लेशन से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और इसमें एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। नहीं तो वही ये मेरा पॉलिटिकल ये कि क्या आपको लगता है कि फिर तो ये चक्र जो है चुनाव जून 2014 के बाद भी चलता रहेगा ये सिलसिला? अगर फिर उसके बाद की नई सरकार के साथ बूम आए या कुछ विकास और उसको एक टकराव हो सकता है, जो नई सरकार आएगी उस समय एक टकराव ये हो सकता है, अगर इन्फ्लेशन उस समय भी कम नहीं हुआ और नई सरकार ने अगर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बजट इस तरह का बनाया जो एक्सपेंशनरी है, तो इन पर जरूर दबाव रहेगा, क्योंकि इनको भी ये चिंता है कि इस चुनावी साल होने के कारण जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो मैच नहीं हो पाएगा, और उसके कारण वो पहले से प्रिकॉशनरी कदम ले रहे हैं। करीब करीब आप समझिए कि 45 जो इकोनॉमिस्ट का सर्वे हुआ था उसमें 42 ने कहा था कि कोई रेट में चेंज नहीं होगा, वो उसी को कंटिन्यू करेंगे, बढ़ाने की उम्मीद किसी को नहीं थी। एक तरह से ये सरप्राइजिंग फैसला किया है। तो वही मेरा कहना है, तो क्या सचमुच में हालात सचमुच में मतलब एक अर्थशास्त्री के नाते और देश की वित्तीय स्थिति के नाते क्या सचमुच में लगता है कि ये शक्ति, ये मतलब चौकसी जो उल्लू पने वाली है वो रहनी चाहिए? मुझे लगता है कि है इसकी जरूरत। उसकी जरूरत इसलिए भी है कि आप जिस तरह की स्थितियां हैं, खास करके अगर फूड इन्फ्लेशन को और जो फ्यूल इन्फ्लेशन है उसको भी हटा दें तो वो पिछले 1-1.5 महीने में बढ़ रहा है। यानी जो गुड्स और बाकी सर्विसेज का इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है, और किसी भी अर्थशास्त्री के लिए चौंकाने वाली बात है। उसको लगता है कि जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बनी हुई है। पर ये चक्र लगातार चल रहा, पर जब तक सप्लाई साइड नहीं बढ़ेगी या जब तक मैन्युफैक्चरिंग या तब तक मतलब पैदावार या वो जो ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर
ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, कमी रहेगी और महंगाई रहेगी। एक तरह की हमारी इकोनॉमी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह के विशियस सर्कल में फंस गई है। और उस विशियस सर्कल में जो सबसे खतरनाक बात है, जो लोग हमारे पॉलिसी मेकर कोई भी उस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, वो है स्टैगफ्लेशन, यानी ऊंची मुद्रास्फीति दर और गिरता हुआ ग्रोथ। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही खतरनाक होती है और माना जाता है कि इसमें जो रिकवरी होती है ग्रोथ की, वो बिल्कुल एक तरह से एल साइज में हो जाती है। तो एल का मतलब नीचे गिरना और फिर बहुत ही फ्लैट ग्रोथ होना है। तो ये जो फ्लैट ग्रोथ की स्थिति है, ये निश्चित तौर पर आमतौर पर जहां भी स्टैगफ्लेशन होता है उसमें निकलने से ज्यादा समय लगता है और बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है। उसमें लोगों को उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। आरबीआई के गवर्नर इसमें कोई कल्पनाशीलता के साथ में कुछ जरा विजन के साथ में कोई और दूसरा फार्मूला नहीं निकल सकता है। ये एक रिस्क ले सकते थे। वो रघुराम राजन में उम्मीद भी लोगों को थी, इंडस्ट्री को खास करके उम्मीद थी कि ये रिस्क टेकर हैं। लेकिन जो सरकार की अभी स्थिति है, जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसमें उनके लिए रिस्क लेने की भी जगह नहीं है। अगर कोई मजबूत और एक स्थायी सरकार होती, चुनाव नहीं होते, तो शायद वो रिस्क लेते। तो उस नाते फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव के बाद यदि कोई स्थिर और मजबूत सरकार बनी तो फिर रिस्क लेकर फिर शायद इस चक्र को तोड़ा जा सकेगा। बिल्कुल इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी उस समय भी उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है इनकी, जो कंट्रोल करना चाहते हैं कि 8% से नीचे आ जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा इनको। अगर उस समय कोई बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली भी, क्योंकि रुपए पर भी तुरंत दबाव बनने लगता है, तो ये जो स्थितियां हैं इसमें उनके हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं। वो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग की स्थिति में भी नहीं है। ये जरूर सही है कि अगर कोई सरकार स्थिर बनती है, वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट ले आती है, तो शायद कुछ कटौती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सब लोग मान रहे हैं कि ये आखिरी बढ़ोतरी थी। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। ट्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आलमी मंजर के साथ मैं हूं इमरान अली बेग। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। यमन में हुकूमत हामी कबायलियों और शिया बागियों के दरमियान झड़पें, अब तक 38 अफराद हलाक। इराक के अल कसरा में बम धमाके, 6 अफराद हलाक, 20 जख्मी। रवां माह इराक में 900 से ज्यादा अफराद हलाक। पाकिस्तान में अफगान मजहबी रहनुमा शिद्दत पसंदों की गोलियों का शिकार, महलूक मजहबी रहनुमा इत्तेहाद उलमा अफगान के थे सदर। और बांग्लादेश की अदालत ने असलाह केस में 14 अफराद को सुनाई मौत की सजा। जमात इस्लामी के सरबराह और सरकर्दा उल्फा लीडर भी कसूरवारों में शामिल। और अब आलमी खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले खबर यमन से है, जहां हुकूमत हामी कबायलियों और शिया बागियों के दरमियान 3 दिनों से जारी शदीद झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 38 तक पहुंच गई है।
कबायली और अस्पताल जराये के हवाले से बताया गया है कि दारुल हुकूमत सना के शिमाल में अरहाब इलाके में मोहल्लिक झड़पें हुई हैं, जहां कबायलियों ने बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के पास बालाई इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यमन में शिया बागियों और हुकूमत हामी कबायलियों के दरमियान ये झड़पें मंगल के रोज शुरू हुई थीं। शिया बागी शुमाल में वाक़ अपने मजबूत पहाड़ी गढ़ से दारुल हुकूमत सना की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं, ताकि वो मुस्तकबिल में मुल्क में कायम होने वाले विफाकी निजाम में अपनी खुद मुख्तारी का दावा पेश कर सकें। ताहम उनके जंगजुओं को, जिन्हें हुसी के नाम से जाना जाता है, हुकूमत हामी जैदी कबीलों और सुन्नी इंतहा पसंदों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना है। सदर अब्दुर रबू मंसूर हादी ने मुल्क में विफाकी आइन का वादा किया है, ताकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के बीच तसादुम को खत्म करके अमन कायम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के करीब अल